बच्चों, आज हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, पालमपुर गांव की कहानी, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने है प्रथम प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है। तो हमने देखा था कि पालमपुर में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किस कार्य में लगी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है। तो पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या थी उसमें 75% जो लोग थे वो क्या कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे। तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। नेक्स्ट है कि पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। तो मैंने भी बताया था कि पालमपुर गांव के कितने प्रतिशत लोग, 75% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पालमपुर गांव का कुल क्षेत्र कितना है। तो पालमपुर गांव में 200 हेक्टेयर का क्षेत्र है वो तो सिंचित है, और 50 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो असिंचित है, और 26 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्र है। तो इसलिए कुल क्षेत्रफल कितना है, 276 हेक्टेयर पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी है। तो पालमपुर गांव में पालमपुर जो गांव है वो एक छोटा सा ही गांव है, और वहां पर कुल परिवार कितने हैं, 450 कुल परिवारों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पालमपुर गांव में भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था कि पालमपुर गांव में कुल परिवार कितने हैं, 450। अब 450 परिवारों को में भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। उसमें 1/3 परिवार कौन से थे, ऐसे परिवार थे जिनके पास कोई भी भूमि नहीं थी, मतलब 150 परिवार थे वो भूमिहीन परिवार थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां कौन कौन सी है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि पालमपुर गांव में मुख्य कार्य तो क्या करते थे, वहां के लोग कृषि कार्य करते थे, परंतु वो जनसंख्या कितनी थी, 75%, जबकि 25% लोग ऐसे भी थे जो क्या कृषि के अलावा गैर कृषि उत्पादन की जो गतिविधियां थी उनमें भी सम्मिलित थे। वो कौन कौन सी थी, पशुपालन, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, दुकानदारी, परिवहन इत्यादि गैर कृषि क्रियाएं थी जो पालमपुर में लोग किया करते थे। अब नेक्स्ट है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता होती है या आवश्यकता हमें पड़ती है। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए मुख्यतया कौन कौन से साधन है, मुख्यतया 4 प्रमुख साधन है। कौन कौन से, सबसे पहले हमें किसी वस्तुओं को या उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यक है, भूमि, उसके पश्चात श्रम, उसके पश्चात भौतिक पूंजी, और उसके पश्चात मानव पूंजी। तो ये 4 प्रमुख साधन है जो हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ एक शब्द आया आपके, भौतिक पूंजी। तो बच्चों, भौतिक पूंजी क्या होती है, यह एक प्रकार की हम बोल सकते हैं संपत्ति होती है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, वस्तुओं के उत्पादन में या निर्माण कार्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यह कितने भागों में डिवाइड की गई है, 2 भाग में। कौन कौन से, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है। तो हम बच्चों समझ सकते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होती है, उस पूंजी से जो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने में लगाई जाती है। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा था कि पालमपुर में जो बड़े किसान थे वो क्या करते थे, अपनी फसल से जो भी प्रोडक्शन होता था उससे मार्केट में सेल कर देते थे। सेल करने के बाद उन्हें क्या प्राप्त होती थी, पूंजी, और वो उस पूंजी को किसमें विनिवेश करते थे कि जैसे उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया या कोई मशीनें खरीद ली या कोई औजार है उसको खरीद लिया। इस प्रकार के साधनों में वो किसान है वो अपनी पूंजी है उसको स्थायी पूंजी में निवेश करते थे। इस प्रकार की पूंजी को हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका हम लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है उन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं, जैसे औजार, मशीनें, ट्रैक्टर, कंप्यूटर, भवन, भूमि, जनरेटर आदि। तो यह इसका सबसे बढ़िया आंसर हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, स्थायी पूंजी के 4 उदाहरण बताइए। तो कोई भी आप 4 उदाहरण है वो इसमें लिख सकते हैं, भूमि, फर्नीचर, मशीन और कारखाना।
तो ये इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कि कार्यशील पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चों कार्यशील पूंजी क्या होती है, जिनकी हमें दिन प्रतिदिन या बार बार आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी तो वो होती है कि पूंजी का हमने इस जगह निवेश किया कि वो स्थायी होती है, मतलब उसकी हमें हमेशा जरूरत नहीं होती है। जबकि कार्यशील पूंजी ऐसी होती है जिससे कि हमें दिन प्रतिदिन या हमें बार बार आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्चा माल और नगद पूंजी। कच्चा माल किस लिए, कि किसी भी वस्तुओं का हमें निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या आवश्यक होता है, कच्चा माल, और उस कच्चा माल को खरीदने के लिए हमें क्या आवश्यक है, नगद पूंजी। तो ये दोनों कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी के 2 उदाहरण बताइए। तो अभी मैंने बताया था कौन कौन से 2 उदाहरण, एक तो कच्चा माल और नगदी मतलब नगद पूंजी, ये कार्यशील पूंजी के 2 उदाहरण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भूमि को मापने की मापक इकाई है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि भूमि का मेजरमेंट किस में किया जाता है, हेक्टेयर में। तो भूमि को मापने की इकाई क्या होती है, हेक्टेयर। अब बच्चों 1 हेक्टेयर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1 हेक्टेयर कितना होता है, जैसे कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा 100 मीटर की भुजा का कोई वर्ग है, उसको हम उसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। अर्थात उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर कितना होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि एक वर्ष में किसी भूमि पर यदि एक से ज्यादा फसल पैदा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। जैसे कि हमने कोई एक जमीन है, उसमें हमने बारिश के सीजन में कौन सी फसलों का उत्पादन किया, खरीफ की फसलों का, फिर अक्टूबर नवंबर में हम रबी की फसलों जैसे आलू का उत्पादन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम जायद की फसलों का उसके पश्चात भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही जमीन पर 3 या 3 से अधिक फसलों का जब उत्पादन करते हैं तो वह प्रणाली क्या कहलाती है, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज है वो किस प्रकार संभव हुई है। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया गया था, HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। इसी के साथ सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था किसानों को, कि उनको बहुत ही कम जमीन पर बहुत ही ज्यादा उत्पादन है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति में सबसे बड़ा फायदा भी हुआ था तो किसानों को एक नुकसान भी हुआ था। क्या हुआ था कि अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हुआ था, जो मिट्टी थी तो उसकी उर्वरकता है वो कम हो गई थी। अर्थात धीरे धीरे जो मिट्टी थी वहां पर जो प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया था। इस नीति में क्या हुआ था, जो कृषक थे उनके उत्पादन और उत्पादकता थी उसमें वृद्धि हुई थी, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विधियों को अपनाया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही थी कि इसमें उच्च उत्पादकता वाले कौन से बीज, HYV बीजों का उपयोग किया गया था। और इस नीति में उन्होंने इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया था, जिससे क्या हुआ था कि उनके जो फसल था उनका उत्पादन में वृद्धि हुई थी। साथ ही उन्होंने अत्यधिक आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का भी प्रयोग किया गया था। इन सब का महत्वपूर्ण बेनिफिट क्या हुआ था, उनके कृषि थी उनका उत्पादन व उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, मतलब कि उन्हें पहले से ज्यादा फसल है वो प्राप्त होने लग गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया गया था, आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया था और नेक्स्ट जनरेशन की कृषि विधियों का भी उपयोग किया गया था। इनके उपयोग से सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था कि अधिक कार्यशील पूंजी थी उसकी आवश्यकता होती थी। और कार्यशील पूंजी किनके पास होती थी, जो बड़े किसान होते थे, क्योंकि छोटे किसान थे वो किस पर डिपेंड रहते थे, केवल फसल उत्पादन होते उसी के समय
उनके पास पूंजी होती थी, जबकि जो बड़े किसान होते थे उनके पास हमेशा पूंजी होती थी। और कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जिसमें हमें हमेशा दिन प्रतिदिन उसकी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे किसान हैं वो तो इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, जबकि जो बड़े किसान थे उन्होंने ही इसका लाभ उठाया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ी थी। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि धनी किसान है वो तो और अधिक धनी हो गए थे और गरीब किसान थे वो और अधिक गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रत्येक टाइम कार्यशील पूंजी जो है वो नहीं होती थी। इसी कारण से गरीब किसान गरीब होते जा रहे थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पालमपुर गांव की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पालमपुर गांव की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? मुख्य आर्थिक क्रिया। तो पालमपुर गांव की जो मुख्य आर्थिक क्रिया थी वो क्या थी? कृषि। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि का असमान वितरण। अब पालमपुर गांव थे वहां पे क्या था? कृषि की जो भूमि था उसका जो वितरण मतलब डिवाइड है वो अलग अलग असमान था। पालमपुर गांव में कुल कितने 450 परिवार रहते थे, जिसमें से 150 परिवार तो ऐसे थे जिनके पास तो कोई भूमि ही नहीं थी, जबकि 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ही कम भूमि थी, मतलब बहुत ही कम भूमि थी। और 60 ही परिवार थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। और इनमें से भी कुछ परिवारों के पास ऐसे थे 60 में से जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि होती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कृषि में श्रम की स्थिति। तो पालमपुर गांव में छोटे कृषक थे वो अपनी भूमि पर स्वयं कार्य करते ही थे, लेकिन उन्हें बड़े और मझोले किसान थे उनकी भूमि पर भी भूमिहीन श्रमिक किराए पर कार्य करते थे और वो वहां से मजदूरी प्राप्त करते थे। तो यहाँ भूमिहीन श्रमिकों की जो स्थिति थी वो क्या थी? दयनीय होती है। अब नेक्स्ट है कृषि के लिए आवश्यक पूंजी। तो छोटे किसान थे वो कृषि के लिए साहूकारों व व्यापारियों से ऋण लेते थे, जबकि मझोले व बड़े किसान थे वह खेतों की बचत से पूंजी की व्यवस्था है वो कर लेते थे। ये किसान ही कृषि अधिशेष की बिक्री भी करते थे। कौन से किसान? मझोले और बड़े किसान थे। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक क्रियाएं। तो पालमपुर में कृषि के अलावा कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी होती थी। वो कौन सी थी? डेयरी व्यवसाय, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, छोटे छोटे दुकानदार थे, तांगे थे, बैलगाड़ियां थी जैसे परिवहन के साधन आदि गैर कृषि क्रियाएं हैं वो भी पालमपुर में चलती थी। तो ये पालमपुर गांव की प्रमुख विशेषताएं थी। थैंक यू सो मच।